नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डेट है 1 तारीख है। तो आज का हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर का। तो अपना क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आईएमडी का कार्यभार है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आईएमडी क्या है। आईएमडी यहाँ पे आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडिया मेटीओरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम हिंदी में भारतीय मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग भारतीय मौसम विभाग कहेंगे। ठीक है। तो हाल ही में क्या है, आईएमडी ने 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जिनके बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर से आने की संभावना है, उनके नामों की एक सूची जारी की है। कहाँ कहाँ से? एक बंगाल की खाड़ी, बंगाल की बंगाल की खाड़ी, दूसरा हिंद महासागर, इनकी अभी सूची जारी की है। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर है आईएमडी के कार्य क्या क्या होगा। तो जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आईएमडी के तीनों काम होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमडी का मुख्यालय कहाँ है। आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम विभाग का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व मौसम विगा विभ- मौसम विज्ञान मौसम विज्ञान के महानिदेशक कौन करता है? महानिदेशक करते हैं। महानिदेशक महानिदेशक। तो अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अभी महानिदेशक हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौड़। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लक्ष्मण सिंह राठौड़ लक्ष्मण सिंह राठौड़। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आईएमडी का एक लोगो मैंने लगाया है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमडी में कितने देशों को जो है चक्रवात के संबंध में एडवाइजरी जो है जारी करता है वो। तो आईएमडी जो है 13 देशों को एडवाइजरी जारी करता है। और इसमें देश कौन कौन से हैं? इसमें है एक बांग्लादेश, अपना भारत, ईरान, म्यांमार म्यांमार और इसके साथ में कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब सऊदी अरब सऊदी अरब, श्रीलंका और श्रीलंका, थाईलैंड थाईलैंड और इसके साथ में यूएई और लास्ट में है यमन। लास्ट में 13 नंबर यमन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पर डब्ल्यूएमओ और एस्केप पैनल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसमें ऑप्शन की ओर चलें इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो वर्ड आए हैं। एक तो है डब्ल्यूएमओ और दूसरा है एस्केप। तो इसमें डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे उसको विश्व विश्व मौसम विज्ञान
संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। उसका दूसरा वर्ड है एस्केप। एस्केप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिकेशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, इसे हम कहते हैं आर्थिक सामाजिक आयोग कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोविड-19 जो इसके चलते एक डैशबोर्ड अभी सार्वजनिक किया है, किस स्टेट ने किया है? तो इसका जो है आंसर है अपना महाराष्ट्र ने किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। तो इस डैशबोर्ड को कल्याण डोंबिवली, कौन सा? कल्याण डोंबिवली कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने अभी इसको वेबसाइट को और नगर शासन प्रशासन के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ लिंक करके सार्वजनिक कर दिया है। ठीक है, तो इस की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें एक ड्रॉप मेन्यू है। कौन सा? ड्रॉप मेन्यू। इसका उपयोग करके हम किसी भी मतदाता वार्ड के बारे में हम कोविड-19 की स्थिति और उसके ग्राफ के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस CSIR ने द्वारा एक रोबोट जो है, रोबोट का एक नाम दिया गया यहाँ पे HCARD विकसित किया गया। तो HCARD किसने विकसित किया, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ पे जान लें कि HCARD एक रोबोट है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि करता क्या है। ये रोबोट कोविड-19 से संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्यकर्मी की मदद करता है। और ये किस किस से चल सकता है? तो ये दोनों से चल सकता है। एक तो ये स्वचालित भी हो सकता है, और दूसरा जो है मैनुअल भी हो सकता है, यानी कि किसी आदमी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा इसको संचालित किया जा सकता है। तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर की CSIR लैब में इसका निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर दुर्गापुर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो रोबोट है जो अभी दुर्गापुर CSIR लैब ने इसको विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडियो और ट्यूटोरियल, ई बुक्स आदि किस प्रकार की ई शिक्षा का उदाहरण है? यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया। यहाँ पे ई शिक्षा का उदाहरण। ई शिक्षा से मतलब होता है कि इंटरनेट 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 से शिक्षा तो यहाँ पर जो आंसर है वो है एसिक्रोनिक्स व्यवस्था, एसिक्रोनिक्स शैक्षिक व्यवस्था। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं
सेक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था की। तो ये व्यवस्था इसमें जो है शिक्षक और विद्यार्थी दूर दूर होते हैं, लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का जो प्रश्नोत्तर अपन जैसे करते हैं वो एक माध्यम से वो कर रहे होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल लें तो वो यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेज लाइव क्लासेज लाइव क्लासेज में जैसा कि हम देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट में रहते, बातचीत चलती रहती बाई चैट। तो ये सिक्रोनिक व्यवस्था का उदाहरण था। अब बात करते हैं एसिक्रोनिक। तो इसमें क्या रहता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस रहती है। डिस्टेंस रहने मतलब बिल्कुल ये शिक्षा ही जैसा है, इसमें डिस्टेंस रहती है, लेकिन इसके दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं जिससे ये प्रश्नोत्तर से रिलेटेड कुछ भी कर पाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अब समझाता हूँ आपको मैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज में हम देखते हैं कि हाँ वो सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन हम उनसे हाथों हाथ ये नहीं जान सकते हैं कि वो अपना डाउट क्या है तो वो जवाब देगा। तो ये और इसका कुछ उदाहरण जैसे है ब्लॉग हो गया, ब्लॉग वेब, और जैसे कोई वेबसाइट है, ट्यूटोरियल्स है, ई बुक्स है। तो ये सब एसिक्रोनिक्स शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ई शिक्षा बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों में। तो यहाँ पे अपन 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। तो चारों ऑप्शन के आंसर की ओर जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है स्वयं। तो स्वयं जिसे SWAYAM से लिखा जाएगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये करता क्या 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 है वो भी जान लेते हैं। ये जो है स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर, स्कूल से लेकर कॉलेज स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर से तक ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो स्कूल में कहाँ से? स्कूल में ये 9 से 12, 9 से स्टार्ट करके कॉलेज तक ये सबका ऑनलाइन पाठ्यक्रम ये प्रदान करता है। और इसके दूसरे ऑप्शन की ओर जाएं तो दूसरा ऑप्शन है इसका स्वयं प्रभा। तो ये क्या करता है? ये 24/7 के आधार पे काम कर रहा है। मतलब ये 24 घंटे आपको डायरेक्ट टू होम डायरेक्ट डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच के माध्यम से डीटीएच के माध्यम से डीटीएच के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल 32 हैं, एक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। तो और तीसरा ऑप्शन है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल में क्या है कि इसमें छात्रों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सॉफ्टवेयर पर 10 मिनट का एक ऑडियो और इसके साथ में ऑडियो एंड वीडियो जो है ट्यूटोरियल उपलब्ध करवाया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की ओर। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्चुअल लैब। तो वर्चुअल लैब क्या है? इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी भारत सरकार द्वारा 225 लैब 225 लैब और लगभग 1800 1800 प्रयोग 1800 प्रयोग अभी चल रहे हैं। और इसके अंतर्गत 15 लाख स्टूडेंट जो है अभी लाभ प्रदान
ये जो व्यवस्था है लाभ प्रदान कर रही है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एमआरसी में शामिल देशों में नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले आंसर की ओर जाएं, इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि जो मेकोंग नदी है, जो मेकोंग नदी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मेकोंग नदी का एक डायग्राम जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेकोंग नदी के जो चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण जो है अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी जा रही है। अनुप्रवाह से मेरा मतलब है कि जो नीचे की ओर है, जहाँ पर पानी बहता है, जिसकी ओर बहता जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो वहाँ पर जो है सूखे की स्थिति देखी जा रही है। तो हम ये देख पा रहे हैं इस मैप के थ्रू कि ये जो है मेकोंग नदी, ये चाइना और उसके बाद म्यांमार, चाइना, म्यांमार, उसके से निकलकर लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, और उसके बाद वियतनाम तक बहती है। कहाँ तक? वियतनाम तक बहती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो अपना है अमेरिका। इसका जो आंसर हो गया वो अमेरिका हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमजीसी में कितने देश शामिल हैं? एमजीसी, तो यहाँ पे पहले मैं आपको एमजीसी का मतलब बता देता हूँ। एमजीसी का मतलब है मैकोंग गंगा, मैकोंग गंगा गंगा कॉरपोरेशन, मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 6। तो 6 आंसर है। तो हम इसके साथ में ये भी जान लेते हैं कि ये 6 देश कौन कौन से हैं। 6 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें हम बताते हैं आपको। पहला देश है इसमें भारत, दूसरा देश है इसमें कंबोडिया, तीसरा देश है इसमें लाओस, चौथा म्यांमार, पांचवा थाईलैंड, छठा वियतनाम, लास्ट देश है वियतनाम। तो ये 6 देश हैं जो इस एमजीसी, मैकोंग गंगा कोऑपरेशन के तहत इस देश में शामिल है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एमजीसी कब हुआ और कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी कि मैकोंग गंगा कोऑपरेशन कब चालू हुआ और कहाँ से चालू हुआ। तो हम ये जान लेते हैं। पहले आंसर बता दूं आपको, तो इसका जो आंसर है वो है 2002 लाओस, 2002 लाओस, यानी कि बी आंसर है इसका 2002 लाओस। और इसके साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि लाओस में ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो लाओस में ये प्रारंभ हुआ था वियन तियाने, वियन तियाने में प्रारंभ किया गया था। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है असम में स्थित नेशनल पार्क, असम में स्थित नेशनल पार्क जो ब्रह्मपुत्र पर नदी पर जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमको जो है 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएं, हमें जान लेते हैं कि 2015 में चाइना द्वारा, किसके द्वारा, 2015 में चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था
जिसका नाम था ज जमंगू जमंगू। इसका संचालन किया गया और अभी भी इसके ऊपर 3 बांध और बनाए जा रहे हैं। इस नदी के ऊपर 3 बांध और बनाए जा रहे हैं। तो इससे देश जो है पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, असम से इसका क्या लेना देना है, तो बता दूं असम के जो है एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा दूसरा पोबीतारा 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 वन्यजीव अभयारण्य पोबीतारा वन्यजीव अभयारण्य पोबीतारा वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र के नदी के पानी पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, ब्रह्मपुत्र नदी पानी पर निर्भर है। तो अगर बांध बना दिया जाएगा तो इसके पानी की आपूर्ति की प्रभावित हो सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है USCIRF में कितने देश शामिल हैं। तो यहाँ पर हम एक शब्द देख पा रहे हैं USCIRF। तो ये क्या है, ये यहाँ पे है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम तो इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। जैसे हम अमेरिकी जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के नाम से जानते हैं हम इसको। तो इसमें कितने देश हैं, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें जो है अभी 10 देश हैं टोटल, ठीक है। तो इसकी बात मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, तो जो अभी USCIRF ने जो है अभी वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट अभी इसने एक जारी की है, जिसके अंतर्गत भारत को जो है कंट्रीज ऑफ पॉपुलर कंसर्न पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि प्रमुख चिंता वाले देशों की श्रेणी में डाल दिया है। और इस रिपोर्ट में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन कौन से, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और जम्मू कश्मीर की स्थितियों को केंद्र में रख दिया गया। कौन कौन सी स्थितियाँ, एक तो है इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, दूसरा है इसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NPR, और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर J&K की स्थितियों को केंद्र में रख दिया गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएं उससे पहले ये एक मैं आपको उसका लोगो दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो कब लाया गया था, कब बनाया गया उसको, उसकी सन जो है वो बतानी है। तो इसका जो आंसर है वो है कि वो 1998 में बनाया गया था, 27 अक्टूबर को।
27 अक्टूबर 1998 को बनाया गया। और तब वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो कौन था अमेरिका में? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, इसमें से कौन कौन सा जो उद्देश्य है वो हमें बताना। तो फर्स्ट ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के तहत अमेरिका पक्ष का मजबूती से समर्थन करना। दूसरा है, विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के जवाब में संयुक्त राज्य की कार्रवाई को अधिकृत करना। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए राजदूत नियुक्त करना। यह चौथा ऑप्शन है दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें नीचे वालों में से कोई ऑप्शन चूज करना है, यानी कि इन तीनों में से। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो है ऊपर वाले तीनों, यानी कि ABC इसका आंसर है। तो ये जो तीन काम है वो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वो करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे की डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।